हाय गाइस। अपन आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अपन पढ़ रहे थे रिजिड बॉडी के बारे में। आज अपन डिस्कस करेंगे कोई भी रिजिड बॉडी है उसके लिए डायनेमिक इक्वेशन क्या होगी रोटेटरी के लिए। जैसे अपन जानते हैं कि टाउ एक्सटर्नल इक्वल टू डी एल बाई डी टी होता है, एल जहाँ पे एंगुलर मोमेंटम होता है। कल अपन ने पढ़ा था एफ एक्सटर्नल इक्वल टू क्या पढ़ा था अपन ने, डी पी अपॉन डी टी। एफ एक्सटर्नल इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी, जिसमें पी क्या था, लीनियर मोमेंटम। अब आज अपन पढ़ते हैं रोटेटरी का टाउ एक्सटर्नल इक्वल टू डी एल बाई डी टी, जिसमें एल क्या है, एंगुलर मोमेंटम। ये एल क्या है, एंगुलर मोमेंटम। अबाउट ए उस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लेते हैं। इफ पॉइंट हैज एक्सलेटेड, अगर पॉइंट एक्सलेट कर रहा है, देन टॉर्क ऑफ स्यूडो फोर्स शुड बी कंसिडर। तो स्यूडो फोर्स का जो टॉर्क है ना, वो भी कंसिडर करेंगे अपन। इस बात को अपन नोट कर लेते हैं। अब वह पॉइंट चूज करना है। सवाल है कि वह पॉइंट में एक्सलेशन है तो स्यूडो फोर्स का भी टॉर्क कंसिडर करेंगे। यानी वह पॉइंट चूज करना है, वह पॉइंट स्टेशनरी होना चाहिए जिस पॉइंट के अबाउट एल लिख रहे हो। उस पॉइंट में एक्सलेशन है तो एक स्यूडो फोर्स सेंटर ऑफ मास पर लगाना पड़ेगा, सिमेट्रिसिटी में। उसको सेंटर ऑफ मास, मतलब सेंटर ऑफ मास पे ही स्यूडो फोर्स लगता है हमेशा। हम सेंटर ऑफ मास पे ही स्यूडो फोर्स लगता है, हमेशा नहीं। कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें एक्सेप्शन आ जाते हैं। आपके सिलेबस के अनुसार एक तरह से कहिए कि एक्सेप्शनल चीज़ें हैं जो बताएंगे आगे चल के। उसमें स्यूडो फोर्स अभी जो है ना, सेंटर ऑफ मास पे ही लगाएंगे। या आगे चल के मैं कहाँ पे स्यूडो फोर्स नहीं लगेगा, दो चीज़ एक्सेप्शन है जो कि आगे चल के अपन डिस्कस कर लेंगे। चलिए अब देखते हैं टाउ एक्सटर्नल इक्वल टू डी एल बाई डी टी। टाउ एक्सटर्नल में स्यूडो फोर्स का भी टॉर्क लेना पड़ेगा। जिस पॉइंट के अबाउट लिख रहे हैं उस पॉइंट के अबाउट, जिस पॉइंट के अबाउट एल लिख रहे हो उसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क भी लेना पड़ेगा। उस पॉइंट को पहले फिक्स करना पड़ेगा। और फिक्स करने के लिए अगर जैसे जैसे अपन का क्या था, टाउ एक्सटर्नल इक्वल टू डी एल अपॉन डी टी, यही है ना, यही है अपन को। टाउ एक्सटर्नल ये जो इक्वेशन है ये तो हर एक जगह लगेगा। टाउ एक्सटर्नल में स्यूडो फोर्स का भी टॉर्क लेना पड़ेगा। जिस पॉइंट के अबाउट लिख रहे हैं उस पॉइंट के अबाउट, जिस पॉइंट के अबाउट एल लिख रहे हैं उसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क भी लेना पड़ेगा। जिस पॉइंट के अबाउट अपन एल लिखेंगे ना, जिस भी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे उसी पॉइंट के अबाउट अपन को टॉर्क लेना पड़ेगा। उस पॉइंट को पहले फिक्स करना पड़ेगा। और फिक्स करने के लिए अगर उस पॉइंट में एक्सलेशन है तो एक सेंटर ऑफ मास पे स्यूडो फोर्स लगा दो। उसका भी टॉर्क, उस पर सेंटर ऑफ स्यूडो फोर्स लगा दो, उसका भी टॉर्क इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। स्यूडो फोर्स जो लगाओगे उसका भी टॉर्क जो है ना, ये टाउ एक्सटर्नल में इंक्लूड करना पड़ेगा। स्यूडो फोर्स पे जो टॉर्क लगाओगे उसका भी टॉर्क टाउ एक्सटर्नल में इंक्लूड करना पड़ेगा। मतलब जिस पॉइंट के अबाउट लिख रहे हो ना, उस पॉइंट के फ्रेम में जाओ पहली बात। और उस फ्रेम में जाओगे, अगर उसमें एक्सलेशन है तो स्यूडो फोर्स का टॉर्क भी कंसिडर करना पड़ेगा और स्यूडो फोर्स लगाना है सेंटर ऑफ मास पे। किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखना है ना, एक पॉइंट के अबाउट बात हो रही है यहाँ पे, जो जितनी बातें कर रहे हैं ना एक पॉइंट के अबाउट बात कर रहे हैं। तो अपन जैसे देखते हैं, टाउ एक्सटर्नल इक्वल टू आर क्रॉस एफ, तो सारे फोर्स लेना है उसी पॉइंट के अबाउट। जैसे टाउ एक्सटर्नल इक्वल टू हो गया R1 क्रॉस F1 प्लस R2 क्रॉस F2 प्लस डॉट डॉट डॉट। हर एक फोर्स जिस पॉइंट के अबाउट लिख रहे हैं ना उसी पॉइंट के फ्रेम में आप चले गए तो वह नॉन इनर, जिस पॉइंट के अबाउट लिख रहे हैं उस पॉइंट के फ्रेम में आप चले गए तो वो कौन सा फ्रेम हो गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया। स्यूडो फोर्स का भी, इसलिए स्यूडो फोर्स का भी टॉर्क लेना पड़ेगा। टाउ एक्सटर्नल जो लिख रहे हैं ना, वो उसी पॉइंट के अबाउट, सेम पॉइंट के अबाउट, जिस पॉइंट पर एल निकालना है उसी पॉइंट के अबाउट टाउ एक्सटर्नल होना चाहिए। अभी टॉर्क को डिटेल में जानने वाले हैं, आगे चल के टॉर्क को डिटेल में जानेंगे। अभी तो क्या है, रिजिड बॉडी के बारे में जो कुछ बातें उसे बता दे रहे हैं। टाउ एक्सटर्नल एंड एल शुड बी अबाउट सेम पॉइंट, लिख देते हैं इसको। टाउ एक्सटर्नल एंड एल टाउ एक्सटर्नल हो गया। अब देखिए एंगुलर मोमेंटम लिखने का तरीका अपन बता सकते हैं।
सीखते हैं एंगुलर मोमेंटम लिखने का तरीका। जैसे L इक्वल टू होता है LCM प्लस R क्रॉस MVCM, ये होता है। तो किसी पॉइंट के अबाउट अपन बात कर रहे हैं, ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट हो गया, सेंटर ऑफ मास के अबाउट हो गया, अबाउट सेंटर ऑफ मास, ये क्या है, अबाउट सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास के अबाउट L हो गया, ये हो गया। ये जो है ना, ये M जो है, ये M जो है, ये हो गया अपन का टोटल मास बॉडी का, टोटल मास ऑफ बॉडी, ये जो है ना बॉडी का टोटल मास है। पहले सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालो, फिर R क्रॉस MVCM कर दो। ये है, इसको समझने की ज़रूरत है, इसको R क्रॉस MVCM को, ये VCM में भी ये क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो इसको समझने की ज़रूरत है। जिस पॉइंट के अबाउट आप एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हैं बॉडी के, टोटल मास को सेंटर ऑफ मास पे कंसंट्रेट कर दो और R क्रॉस MVCM निकाल लो पॉइंट मान कर। ये तो निकल जाएगा, R क्रॉस MVCM तो निकल जाएगा, इसमें दिक्कत नहीं है, R क्रॉस MVCM में कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी लोचा क्या होती है ना, LCM में। अब सेंटर ऑफ मास को फिक्स करके LCM को लिखना पड़ेगा। LCM की जो बात हो रही है, इस पर थोड़ा समझने की कोशिश करो। जैसे अपन समझाते हैं LCM की बात को, जैसे अपन LCM की बात को समझते हैं। तो जैसे अपन क्या लिखे थे कि L इक्वल टू LCM प्लस R क्रॉस MVCM, ये अपन बताएंगे। जैसे कि समझिए, यहाँ कोई पॉइंट ले लिए, मान लिया कोई यहाँ पार्टिकल है, जैसे पार्टिकल ये V0 वेलोसिटी से, ये V0 से इधर जा रहा है और इसका एंगुलर मोमेंटम पॉइंट O, ये जो पॉइंट है ना, पॉइंट O के अबाउट लिखना है। ये कोई पार्टिकल है, इधर V0 से जा रहा है, इसका एंगुलर मोमेंटम जो है पॉइंट O के अबाउट लिखना है। इस पॉइंट के अबाउट, इस हमको मान लिया पॉइंट O के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखना है, मान के चलिए। तो चलो, अब जैसे ही एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे, या पॉइंट चलते चलते किसी टाइम पर यहाँ मान लेंगे, ये पॉइंट जो है चलते चलते किसी टाइम पर यहाँ आ गया, इधर ही जाएगा, तो मान लिया यहाँ पे इधर जाएगा, MV0 से हो जाएगा। अब MV0, अब ये जो पार्टिकल है, तो इसका सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी V0 ही हो जाएगी, और पॉइंट O के अबाउट निकालना है। तो ये R जो होगा, यहाँ से मान लीजिए तक पॉइंट आ गया, इसका यहाँ चलिए, ये R है मेरा, अपन का ये R है, आइए ये तो R होगा। अब R क्रॉस MVCM, R की ओर, जैसे R क्रॉस MVCM, जैसे R की ओर अपन कलम रखें, ऐसे रोटेट किए तो R की ओर कलम रख दो, VCM की ओर धक्का मार दो, तो इधर आ गया, क्या हो गया, ये इधर आ गया। दाहिने हाथ को देखो, तो जैसे R क्रॉस MVCM क्या होगा, माइनस के क्या डायरेक्शन, माइनस के आ गया। अब इस एंगल को मान ले कि ये जो है ना, एंगल को थीटा मान लो, तो एंगुलर मोमेंटम L0 लिखोगे, L0 नहीं, अपना L0 कहेंगे, L0 को लिखेंगे तो RmV0 साइन थीटा, RmV0 साइन, ये R साइन, ये L0 इक्वल टू LCM, इसी के अबाउट लिख रहे हैं ना, इसी के अबाउट लिख रहे हैं, तो इसका RCM क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा ना। तो इसलिए R क्रॉस MV0, ये RM, ये इधर से करो, R ये M इसके परपेंडिकुलर इधर जाएगा। तो जैसे ही कलम इधर रखे, इधर धक्का दिए, तो ये इस तरह इस डायरेक्शन में आएगा। ये R साइन थीटा है, ये डिस्टेंस भी है, ये डिस्टेंस अपन मान लेते हैं P, मान ये B ही मान लेते हैं, ये डिस्टेंस अपन B हो। तो L0 कितना हो जाएगा, ये R साइन थीटा कितना हो जाएगा, R साइन थीटा अपन का B हो जाएगा, तो BM V0 हो जाएगा, BM V0 आ जाएगा।
दूसरा भी तरीका हो सकता था कि एल नोट लिखना था, एलसीएम, एलसीएम तो होगा नहीं बिकॉज सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेशन होगा नहीं, क्योंकि बिकॉज ये पार्टिकल है। एलसीएम एलसीएम जो है अपन का जीरो होगा बिकॉज क्या है ना कि ये तो एक पार्टिकल है, सेंटर ऑफ मास, एलसीएम तो होगा नहीं बिकॉज सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेशन होगा नहीं, क्योंकि ये पार्टिकल है। पार्टिकल में एलसीएम जीरो हो जाएगा, सिर्फ एमबीसीएम बचेगा। क्या बचेगा? सिर्फ एमबीसीएम बचेगा। आर को तो रहने दो, आर के पर आर को, ये जो है ना आर का रहने दो, आर का जो परपेंड, ये क्या, आर का ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ये आर, ये कोस थीटा, ये आर साइन थीटा। आर के परपेंडिकुलर आर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लो, एम बी नोट का मोमेंटम, ये जो है ना मोमेंटम एम बी नोट, ये एम बी नोट, एम बी नोट, एम बी नोट का मोमेंटम का वह कंपोनेंट जो आर, ये जो एम बी नोट है, इस मोमेंट, ये मोमेंटम जो है इस पार्टिकल का जो मोमेंटम है, इसका वह कंपोनेंट जो आर के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, वह मोमेंटम, वह कंपोनेंट जो आर के परपेंडिकुलर हो। तो एल एल ओ कितना हो जाएगा अपन का? एल ओ हो जाएगा आर एम बी नोट साइन थीटा, ये निकाल लो। या ये भी कर सकते हो कि एम बी नोट को रहने दो, आर का कंपोनेंट वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ले लो। ये भी आप कर सकते हो कि एम बी नोट का ले लो, रहने दो, आर का जो कंपोनेंट है ना वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कर दो। ये भी आप परपेंडिकुलर ले लो, वो भी, उससे भी कर सकते हो आप। तो अपन जैसे अब मिट जाते हैं और आप लोग ये एल इक्वल टू एल सेम फॉर एस आर क्रॉस एम। एक इंपॉर्टेंट बात है, तुम पॉइंट सेंटर ऑफ मास को चूज कर लो, मतलब सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही निकाल लो तो एलसीएम जीरो आ जाएगा। सेंटर ऑफ मास के अबाउट कोई भी रिजिड बॉडी हो, कोई भी रिजिड हो, पार्टिकल हो, आर क्रॉस एम बी सी एम, आर क्रॉस एम बी सी एम, सेंटर ऑफ मास के मतलब एलसीएम क्या हो जाएगा? वो जीरो आ जाएगा। आर क्रॉस एम बी सी एम जीरो नहीं, एल जीरो हो जाएगा बिकॉज ये क्या, सेंटर ऑफ मास समझाते हैं इसको लेके। जैसे सेंटर ऑफ मास के बाद कोई भी रिजिड हो, पार्टिकल हो, आर क्रॉस एम बी सी एम जीरो आएगा, एलसीएम जीरो आएगा। आर क्रॉस एम बी सी एम, जैसे आर क्रॉस एम बी सी एम जीरो आएगा, ये इक्वल टू जीरो, ये जीरो आएगा। क्यों जीरो आएगा? क्योंकि आर जो है ना, आर अपन का जीरो हो जाएगा, जिस पॉइंट, उस पॉइंट पे उतना, जिस पॉइंट के बाद निकल रहा है उस पॉइंट का आर क्या होगा? वो तो जीरो ही होगा ना, इसलिए आर क्रॉस एम बी सी एम मेरा जीरो हो जाएगा। आर क्रॉस एम बी सी एम में आर उस पॉइंट से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस है, जिस पॉइंट से निकाल रहे हैं उस पॉइंट से आर, जिस पॉइंट से निकाल उस पॉइंट से आर क्रॉस एम बी सी एम में, आर क्रॉस एम बी सी एम में आर उस पॉइंट से डिस्टेंस है। तो अगर तुम उसी पॉइंट के बाद निकाल रहे हो तो ये आर क्या होगा? मेरा तो जीरो होगा, इसलिए आर क्रॉस एम बी सी एम जीरो होगा, जो मास की डिस्टेंस है। आर क्रॉस एम बी सी एम, आर उस पॉइंट से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस है। तूने आज आपने क्या सेंटर ऑफ मास को ही चूज कर लिया, तो आर क्या हो गया? जीरो हो गया, तो आर क्रॉस एम बी सी एम जीरो हो जाएगा। सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालेंगे तो सिर्फ अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालेंगे तो सिर्फ क्या बचेगा? एल इक्वल टू एलसीएम बचेगा, क्योंकि आर क्रॉस एम बी सी एम तो क्या हो जाएगा अपन का? जीरो हो जाएगा। या क्या करो ना, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में चले जाओ, सी फ्रेम में, तो सी फ्रेम में बीसीएम क्या हो जाएगा? जीरो आ जाएगा, तो आर क्रॉस एम बीसीएम जीरो आ जाएगा। तो ऐसे भी आप समझ सकते हो। या तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकाल लो एंगुलर मोमेंटम, या सी फ्रेम में चले जाओ, दोनों केस में आर क्रॉस एम बीसीएम क्या हो जाएगा? जीरो आ जाएगा, सिर्फ एलसीएम बचेगा। बट प्रॉब्लम क्या है? आर क्रॉस एम बीसीएम में तो कोई लोचा नहीं है, बट प्रॉब्लम मेरा किस में है? एलसीएम में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो अपन सेकेंड बात उसमें डिस्कस करते हैं एलसीएम के बारे में। सेकेंड पॉइंट, मान लो कि सपोज करो कि ये रोड है जिसको अपन ने हिंज कर, सपोज करो कि एक रोड है, रिजिड बॉडी पर चलते हैं ओमेगा से, इसको मान लिए कि ओमेगा से क्या कर रहे हैं? रोटेट कर रहा है। तो पूछेगा ये पॉइंट ओ के बाद एल ओ क्या होगा? तो अपन ने अभी देखा था एल ओ का एलसीएम प्लस आर क्रॉस एम बी सी एम, ये अपन ने भी देखा था। बॉडी के ये एलसीएम जो है ना, ये एलसीएम लिखने में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा।
बॉडी के प्रिंसिपल एक्सिस को कोऑर्डिनेट एक्सिस मानना पड़ेगा। ये एलसीएम लिखने में ना बॉडी के प्रिंसिपल एक्सिस को कोऑर्डिनेट एक्सिस मानना पड़ेगा। इसमें तो कोई लोचा नहीं है, अपन ने देख लिया, बट इसमें थोड़ा लोचा बैठेगा। अगर बॉडी के प्रिंसिपल एक्सिस को कोऑर्डिनेट एक्सिस नहीं मानोगे तो कंपोनेंट एलसीएम का नहीं ले सकते हैं। ये फिर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। देखेंगे ये अभी तो इसका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं ना, अभी तो क्या रिजिड बॉडी के बारे में उसके बारे में जान रहे हैं, तो अभी आगे चल के इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे अपन। एलसीएम को हमेशा ये जो है एलसीएम का जो है ना हमेशा कंपोनेंट नहीं ले सकते हैं, ध्यान देना पड़ेगा। जैसे ये रोड है, जैसे कि ये रोड है, तो ये रोड है, ध्यान देना पड़ेगा। जैसे ये इसको यहाँ पे हिंज कर दिए हैं, जैसे कि सेंटर ऑफ मास इसका कहाँ है, सेंटर ऑफ मास यहाँ सेंटर ऑफ मास इधर है। इसका प्रिंसिपल एक्सिस कौन कौन होगा, या तो प्रिंसिपल एक्सिस अपन का ये हो जाएगा, या तो प्रिंसिपल एक्सिस अपन का ये हो जाएगा, या तो प्रिंसिपल एक्सिस किधर हो जाएगा, इधर ये इधर परपेंडिकुलर हो जाएगा इधर, ये एक या तो प्रिंसिपल एक्सिस इधर हो जाएगा, या तो प्रिंसिपल एक्सिस इधर होगा, या तो प्रिंसिपल एक्सिस उधर होगा। अगर आप सपोज दैट एक्सिस को ऐसे ले लिए, तो अगर आप सपोज ऐसा ले लिए तो गलत हो जाएगा, ये अपन नहीं ले सकते हैं। अपन हमेशा क्या कंपोनेंट किधर ले सकते हैं, ये एलसीएम को हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग ले सकते हैं। तो जैसे अपन बात करते हैं, जैसे ये रेक्टेंगल है, जैसे क्या है ये रेक्टेंगल है, इसका प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा होगा, या तो ये होगा, या तो ये होगा, या तो ये जेड एक्सिस होगा, यही तो होगा पर प्रिंसिपल एक्सिस। या ये किससे, जैसे रेक्टेंगल इसका प्रिंसिपल एक्सिस ये तीनों होगा, ये सेंटर से पास करेगा। ये प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ से पास करेगा, ये सेंटर से पास करेगा। ये तीनों प्रिंसिपल एक्सिस है, इसी को कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स वाई जेड मानना पड़ेगा अपने इच्छा के अनुसार। जिधर नहीं ले सकते, मैंने अभी बताया ना कि जिधर नहीं ले सकते, इसे हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग ले सकते हैं। जिधर नहीं ले सकते, प्रिंसिपल एक्सिस के ही कोऑर्डिनेट एक्सिस मानने का आदत अभी से जो है ना इसमें प्रिंसिपल एक्सिस को ही कोऑर्डिनेट एक्सिस मानने का आदत लगा लो। उस तरह क्या होगा कि टेंसर ऑफ इनर्शिया में जाने लगे, जो अगर जिधर ले लोगे ना फिर टेंसर ऑफ इनर्शिया में जाने लगा तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है वो। और ये रोटेशन जो हो रहा है, जिसके अबाउट एलसीएम लिख रहे हैं, वह देखना पड़ेगा वन ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस है कि नहीं तो लोचा हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो हम प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे, उधर उसका कंपोनेंट ले लेंगे। अगर नहीं होगा तो अपन प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे, उधर उसका कंपोनेंट ले लेंगे। जैसे कि अपन यही रोड था, यहाँ अपन हिंज कर दिए, तो ये सेंटर ऑफ मास है इसका, ये ओमेगा से ऐसे इसको रोटेट कर दिए। तो रोड का प्रिंसिपल एक्सिस ये रोड का ये है प्रिंसिपल एक्सिस। इस रोड का प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, अंदर की तरफ है ना, तो ये अंदर की तरफ प्रिंसिपल एक्सिस है। ये प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है। ये रोटेट किसके अबाउट हो रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट हो रहा है। तब तो कोई, अगर ये रोड प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपोनेंट लेने की जरूरत नहीं है। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट नहीं है, जैसे कि इसके अबाउट होता, जिसमें थीटा एंगल बनता, ठीक है, थीटा एंगल बनता। अब ये एलसीएम जो होता तो इस एक्सिस के अबाउट अगर रोटेट कर रहा है, मतलब इस एक्सिस के अबाउट अगर रोटेट करता है तो ओमेगा का जो कंपोनेंट लेना पड़ता है प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग लेना। इस एक्सिस के अबाउट अगर रोटेट कर, ओमेगा का जो कंपोनेंट लेना पड़ता है प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग लेना पड़ता। जैसे अपन L नॉट इक्वल टू LCM प्लस R क्रॉस MVCM, तो LCM कितना हुआ, ICM ओमेगा प्लस R क्रॉस MVCM चेक करना पड़ेगा ओमेगा प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग है या नहीं होगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट ले सकते हैं। जैसे ये रोड था ना, जैसे इसका एल नोट क्या है, तो ICM कितना, एम एल स्क्वायर बाय 12, इसका मास m है, लेंथ मास m है, लेंथ l है, मान ली
ये एल लेंथ है, तो इसका मास m है। इसी को ऑन कर दो यार। ml² / 12 ओमेगा प्लस L/2। r कितना है, सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस कितना है, L/2 होगा ना, L/2 एम इंटू आर कितना होगा, L/2 ओमेगा इंटू साइन 90। ये मान लो इधर VCM से जा रहा है 90, तो ये कितना हो जाएगा, ml² / 12 प्लस ml² / 4 ओमेगा, तो L0 अपन का कितना आ गया, ml² / 3 ओमेगा। ये एक थोड़ा सा अपन देख लिए इसके बारे में, चेक कर लिए वो आ रहा है कि नहीं। तो ये किसके एंगुलर मोमेंटम किसके अबाउट आया, ये पॉइंट ओ के अबाउट, ये ओ के अबाउट आ गया। LCM प्लस आर क्रॉस एम BCM, LCM इक्वल टू ICM ओमेगा प्लस आर क्रॉस एम BCM। तो ICM कितना ml² / 12 इंटू ओमेगा, ओमेगा प्लस आर कितना L/2 एम, तो ये रहेगा VCM V कितना है, V इक्वल टू आर ओमेगा होता है, आर कितना L/2 इंटू ओमेगा इंटू साइन 90 डिग्री। तो VCM और आर के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है ना ये, तो ओमेगा कंपोनेंट लिए तो LCM इंटू 90 डिग्री। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन यह घुमा रहा है, अब एक्सिस ऑफ रोटेशन घुमा रहा है, तो ये मतलब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ घुमा रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml² / 3 होता। अगर अब एक्सिस ऑफ रोटेशन यह घुमा रहा है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाता है, इसके अबाउट ml² / 3 होता। अब एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस, तो अगर बात करते हैं अपन इसको देख ले, उतार लीजिएगा। अगर एक्सिस के अबाउट देखते हैं, एक्सिस इक्वल टू आई एक्सिस इंटू ओमेगा एक्सिस, यानी एंगुलर मोमेंटम इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। जैसे अपन ने एक लिए थे ना, जैसे ये रोड इसे अपन ने हिंज कर दिए थे, ये सेंटर ऑफ मास था, ये मास m था, लेंथ l था, इसको ओमेगा से ऐसे कर दिया, ठीक है। यानी एंगुलर मोमेंटम इस एक्सिस, एंगुलर मोमेंटम इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, स्टेशनरी एक्सिस के अबाउट, तो उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले लो, प्रिंसिपल एक्सिस होनी चाहिए, और ओमेगा का कंपोनेंट एक्सिस की ओर ले लो। ये ओमेगा का जो कंपोनेंट है ना, वो एक्सिस की ओर ले लो, ठीक है। ओमेगा कंपोनेंट एक्सिस की ओर ले लो, तो ये तो हो गया, ये कुछ भी बातें हो गई। चलो अपन अब आते हैं टाउ एक्सटर्नल इक्वल टू dl/dt। किसी पॉइंट के बाद टाउ एक्सटर्नल अगर 0 आ गया, तो अगर मान ले किसी पॉइंट के बाद टाउ एक्सटर्नल अगर 0 आ गया, टाउ एक्सटर्नल इक्वल टू 0 आ गया तो dl/dt क्या होगा, तो अपन का dl/dt क्या होगा, dl/dt इक्वल टू 0 होगा। तो dl/dt 0 कब होगा, जब l क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट होगा, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर किसी पॉइंट के बाद टॉर्क 0 है, तो उस पॉइंट के बाद एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। किसी पॉइंट के बाद टॉर्क 0 है, उस पॉइंट के बाद एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। लिख लेते हैं अपन, इफ नेट टॉर्क अबाउट ए point is 0, the angle momentum about that point remains constant।
ये हो गया, अपन इसको लिख लेना। तो अब जैसे अपन बात करते हैं, ठीक तो समझ में आ गई होगी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये रोड है, यहाँ ही मुझे लेंथ एल है, इधर फोर्स एफ लगा दी, तो टाउ एक्सिस क्या हो जाएगा, एक्सिस, ये एक्सिस है हमारा, यहाँ पे एक्सिस है, ये एक्सिस स्टेशनरी है, इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है। अगर एक्सिस में एक्सेलरेशन रहता तो स्यूडो फोर्स लगाना पड़ता सेंटर ऑफ मास पर। तो टाउ एफ इंटू एल हो जाएगा। तो अपन अगर नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करते हैं इसके आगे। ओके, थैंक यू। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें।